तो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। तो चलिए, हमारे अपने यूट्यूब चैनल पर आज हम मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट के कुछ ऐसे क्वेश्चन बताएंगे जो IIT JEE में मैक्सिमम बार पूछे जाते हैं और उससे ज़्यादा क्वेश्चन आते भी हैं। तो हम सिर्फ उसी पर चर्चा करेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमने क्वेश्चन लिए हुए हैं ना, IIT JEE में जो पूछा गया क्वेश्चन हो, तो इसमें क्या कह रहा है कि हमारा जो इनफिनाइट मेनी सोल्यूशन होते हैं या ओनली वन सोल्यूशन होते हैं या ट्रिवियल सोल्यूशन होते हैं या नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन होते हैं, तो इससे क्वेश्चन ज़्यादा रहते हैं। तो IIT JEE में पिछले 2020 में भी पूछे हैं, 22 में भी पूछे हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन हम देखेंगे आज। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम इसका कुछ कंसेप्ट जान लेते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे बनते हैं। तो इससे पहले हम चर्चा करेंगे, है ना, इनफिनाइट सोल्यूशन और यूनिक सोल्यूशन के बारे में। तो हम आगे भी देख रहे हैं कि हमारे क्वेश्चन जो पूछे गए हैं ये भी 2022 में क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो इनफिनाइटली मेनी सोल्यूशन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन हम देखेंगे आज, है ना। तो इसको कुछ थ्योरी पहले हम जान लेते हैं। तो इसमें कंसिस्टेंस इनकंसिस्टेंस के बारे में बताया जाता है। जैसे हम यहाँ पर लिए हैं कि कंडीशन फॉर कंसिस्टेंस ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो हमारे होते हैं वो इक्वेशन के फॉर्म में जब रहते हैं तो उस इक्वेशन को हम बोलते हैं, जैसे अगर लीनियर इक्वेशन हमारा जब टू वेरिएबल है तो ax प्लस by इज इक्वल टू c लिखेंगे, या dx प्लस ey इज इक्वल टू f के फॉर्म में लिखते हैं, है ना। तो इसमें हमारे दो वेरिएबल है तो दो इक्वेशन है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि डेल का वैल्यू लेते हैं, डेल। तो डेल इज इक्वल टू हम लोग लागते हैं कोफिशिएंट ऑफ x एंड कोफिशिएंट ऑफ y को हम डेल के फॉर्म में लिखते हैं। जैसे देख रहे हैं कि x का कोफिशिएंट हमारा है a और दूसरे इक्वेशन में हम देख रहे हैं कि d है और y का कोफिशिएंट हमारा b e है, तो इसको मानते हैं डेल। इसी में अगर डेल वन कहें तो डेल वन के जगह पर हम क्या करेंगे कि हमारा जो वैल्यू है पहले एक्स वाई का कोफिशिएंट उसको हटा के हम कांस्टेंट लिखेंगे, यानी कि c और f लिखेंगे। बाकी हमारा जो वैल्यू है वो सेम रहेगा, यानी कि b और e हमारा सेम रहेगा, तो डेल वन हो जाएंगे। उसी तरह हम डेल टू अगर लेते हैं, डेल टू, तो डेल टू में हम कांस्टेंट हटा देते हैं। तो यहाँ देखेंगे कि इस कांस्टेंट को हटाएंगे, इसको हटाएंगे और इसके जगह पर हम कांस्टेंट लेंगे, यानी कि a और d सेम रहेगा, हम लिखेंगे c और f। ये टू लीनियर इक्वेशन है, यानी कि टू वेरिएबल रहेगा तब हम यहाँ पर यूज करते हैं, है ना। जैसे मान लिया जाए कि तीन वेरिएबल के फॉर्म में रहे हमारा लीनियर इक्वेशन, है ना, a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1, या a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2, है ना, और a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू d3। तो ये हमारे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हुए। ये थ्री वेरिएबल है तो तीन इक्वेशन भी है। अगर इसमें हम डेल का बात करें ना, डेल, तो डेल इज इक्वल टू एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट लेते हैं, है ना। एक्स वाई जेड का जो कोफिशिएंट हमारा आता है वही डेल का मान आता है। तो एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट कह सकते हैं कि a1 b1 c1 है, a2 b2 c2, a3 b3 c3। फिर उसी तरह हम पहले जैसे लिए हैं कि अगर डेल वन का मान लेना हो तो यहाँ से हम फर्स्ट वैल्यू हटाएंगे और उसके जगह पर हम क्या लेंगे, कांस्टेंट d1 d2 d3 हम कांस्टेंट लिखेंगे, ऐसे d1 d2 d3, और बाकी जो वैल्यू रहेंगे वो हमारे सेम रहेंगे, b1 b2 b3 c1 c2 c3। उसी तरह हम डेल टू भी लेंगे। तो अगर डेल टू लेते हैं तो डेल टू में हम सेकेंड वैल्यू हटाएंगे, फर्स्ट वैल्यू हमारे सेम रहेंगे a1 a2 a3। अब क्या करेंगे हम कि ये सेकेंड वैल्यू हम यहाँ से हटा देंगे और इसके जगह पर हम कांस्टेंट लिखेंगे, है ना। तो कांस्टेंट हमारे आएंगे
D1 D2 D3 C1 C2 C3 ये रहेंगे। उसी तरह हम del 3 भी ले लेंगे। जब del 3 लेते हैं तो यहाँ देखिएगा कि फर्स्ट वैल्यू और सेकेंड वैल्यू हमारे सेम रहेंगे, A1 A2 A3 सेम रहेंगे, है ना। B1 B2 B3 भी सेम रहेंगे। अब क्या करेंगे, हम C1 C2 ये कांस्टेंट हटाएंगे और इसकी जगह पर हम कांस्टेंट लाएंगे D1 D2 D3, है ना। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि del 1 del 2 del 3 का मान निकालेंगे। अब इसमें क्या होते हैं कि del 1 del 2 3 इस तरह निकाल लेते हैं पहले। उसके बाद इसका कुछ कंडीशन होते हैं, तो इसके लिए कंडीशन हम लिखे हुए हैं कि अगर पहला केस क्या कहलाता है कि del का मान 0 नहीं आए, del का मान 0 नहीं आए, तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन हमारे यूनिक होंगे और कंसिस्टेंस होंगे, यानी कि एक ही सलूशन आएगा और कंसिस्टेंस भी होंगे। अगर del का मान 0 आ गए, है ना, तो हम आगे चेक करेंगे del 1 del 2 del 3। 0 नहीं आएंगे तो वहीं पर समझ जाएंगे कि यूनिक सलूशन होगा और कंसिस्टेंस होगा। अगर del का मान 0 आए तो हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि del 1 del 2 del 3 में किसी एक हमारा अगर 0 नहीं हो, एटलीस्ट वन ऑफ del 1 del 2 del 3 नॉन 0, तो उस इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं नो सॉल्यूशन और इसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंस। ठीक है। अगर हमारे तीनों 0 आ जाएं, यानी कि del का मान भी 0, del 1 भी 0, del 2 भी 0, del 3 भी 0, यानी कि सारे वैल्यू 0, तो उसको बोलते हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशन को हम बोलते हैं इनफाइनाइटली सॉल्यूशन और इसको कंसिस्टेंस। कंसिस्टेंट मतलब जिसका सॉल्यूशन हो, या यूनिक सॉल्यूशन हो या इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो, उसी को बोलते हैं हम लोग कंसिस्टेंस। तो यूनिक सॉल्यूशन भी हमारा कंसिस्टेंस होते हैं और इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी कंसिस्टेंस होते हैं। अब बच गए कि अगर हमारा नो सॉल्यूशन के लिए तो del का मान 0 हो, एटलीस्ट वन ऑफ del 1 del 2 या किसी एक 0 नहीं हो, तो उसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंस। तो आगे हम इक्वेशन को देखते हैं कि हमारे IIT JEE के क्वेश्चन जो पूछे गए हैं इसी के आधारित पर क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो क्या कह रहा है, इफ़ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हमारे दे दिए हैं 3, कह रहा है कि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होंगे। तो हम यहाँ से देख रहे हैं कि हमारे 3 इक्वेशन हैं, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 6, 2x प्लस 5y प्लस अल्फा जेड इज इक्वल टू बीटा, और x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 14। इस तरह का क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है। अब इसमें हम del का मान निकालेंगे, तो del इज इक्वल टू हमारा वैल्यू हो जाएंगे 1 1 1, 2 5 अल्फा 1 2 3। इस तरह हम कोफिशिएंट लिख लें एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट। अब यहाँ पर क्या करा है कि इनफाइनाइटली सॉल्यूशन है तो del इज इक्वल टू 0 होंगे, del इज इक्वल टू 0। तो जब हम इसका वैल्यू निकालेंगे तो क्या करेंगे कि हम डिटर्मिनेंट में पढ़े हैं कि हम शॉर्ट तरीका अपनाते हैं। तो यह कह सकते हैं कि R1 गोज टू, या C1 को हटा लीजिए, R1 नहीं C1 को ही हम लोग माइनस कर देते हैं, C1 गोज टू C1 माइनस C2, और C2 को भी रिप्लेस कर देंगे C2 माइनस C3 के फॉर्म में। तो यहाँ देखिएगा 0 आ गया, ये -3 और ये -1, फिर हो जाएंगे 0 5 माइनस अल्फ़ा और -1 1 अल्फ़ा 3। अब देखिए इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम इस वैल्यू को लेंगे और यहाँ से रिप्लेस कर देंगे हम, तो इसका साइन प्लस होता है। अब देखिए ये कैंसिल और ये कैंसिल हमारे हो जाएंगे वैल्यू, तो 1 अगर लेके हम सॉल्व करते हैं तो हमारे आएंगे -3 -1 5 माइनस अल्फ़ा -1 बराबर 0। तो इसमें हम वैल्यू निकाल सकते हैं कि 3 माइनस 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 प्लस 5 माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू 0, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू 8 हमारे होंगे। अब हम बीटा का मान कैसे निकालेंगे, तो अभी del का मान 0 किए हैं, हम del 1 का मान भी 0 करेंगे, तो del 1 का वैल्यू हम लिखेंगे यहाँ से। तो del 1 कैसे लिखेंगे, हम इक्वेशन देख रहे हैं यहाँ पर कि हमारा जो वैल्यू आया है उसके जगह पर हम क्या लिखेंगे, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट में हम क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे, बीटा लिखेंगे और 40 लिखेंगे, बाकी हमारा वैल्यू सेम रहेंगे। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हमारा जो वैल्यू है उसके जगह पर हम वैल्यू लिखेंगे। वैल्यू क्या लिखेंगे, आप देख रहे हैं कि वैल्यू हमको लिखना है 6
बीटा और हम लिखेंगे 6 बीटा 14 है ना। उसके बाद 1 5 2 1 अल्फ़ा 3, इस तरह हम क्वेश्चन लिख लिए डेल 1 का है ना। डेल 1 का मान जब लिखे हैं तो अब यहाँ से देखिए, जब हम अल्फ़ा का वैल्यू 8 लाए हैं तो अल्फ़ा के जगह पर हम 8 रख देंगे, तो डेल 1 इज इक्वल टू हमारा वैल्यू हो जाएंगे 6 1 1 बीटा 5 और 8 14 2 3। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू भी हम सॉल्व कर लेते हैं है ना। ये बीटा है हमारा, तो इस तरह क्वेश्चन रहेंगे तो सॉल्व करेंगे तो 6 इसको मल्टीप्लाई कीजिए क्योंकि ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, तो 15 माइनस 16, फिर -1 लेंगे। जैसे हम डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं उसी डिटर्मिनेंट को भी सॉल्व करने हैं, तो सॉल्व करेंगे तो हमारे आ जाएंगे 3 बीटा माइनस 14 8 जा 112 और +1 और ये कैंसिल हो जाएंगे है ना। तो हमारे वैल्यू आएंगे 2 बीटा है ना, 2 बीटा माइनस 17 और इज इक्वल टू 0, क्योंकि डेल भी 0 डेल 1 इज इक्वल टू भी 0। तो हमारा वैल्यू हो जाएंगे -6 माइनस 3 बीटा माइनस 3 बीटा प्लस 112 प्लस 2 बीटा माइनस 17 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखिए कि हमारा वैल्यू जो आएंगे माइनस बीटा आएंगे है ना, प्लस 112 और माइनस 76 इज इक्वल टू 0। तो माइनस बीटा इज इक्वल टू -36, बीटा बीटा कैंसिल, बीटा का मान 36, तो बीटा का मान आया 36। और हम देख रहे हैं कि हमारा अल्फ़ा का वैल्यू आया 8, तो अल्फ़ा प्लस बीटा है ना, अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा करेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा में हम कह रहे हैं कि अल्फ़ा इज इक्वल टू 8 है और बीटा इज इक्वल टू 36 है, दोनों को ऐड करेंगे तो 44 हमारा आंसर आएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन रहते हैं जेईई में। तो हम इसमें देख रहे हैं कि हमारा जब भी क्वेश्चन रहेंगे तो इस तरह का क्वेश्चन दिए रहते हैं, तो हम इसको इस तरह सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। ऐसे ही एक और क्वेश्चन है जो 2020 में पूछा हुआ गया था, तो इसको भी देख सकते हैं कि क्वेश्चन किस तरह हमको पूछे जाते हैं। तो इसमें भी लिखा हुआ है क्या कि इफ़ द वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड म्यू फॉर द व्हिच द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हमारे दिए गए हैं, और ये भी कह रहा है कि इन्फिनाइटली मेनी सोल्यूशन है। तो इन्फिनाइटली मेनी सोल्यूशन में हम कहते हैं कि पहले हम डेल निकालते हैं, तो डेल का वैल्यू कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड निकालेंगे तो हमारा वैल्यू आएंगे 1 1 1, उसके बाद है 1 2 3 है ना, 1 उसके बाद 3 लैम्डा। अब जब इसका वैल्यू हम निकालेंगे और कहेगा कि इसका वैल्यू हमको 0 करना है, थोड़ा सा हम स्केच को बढ़ा देते हैं ना क्योंकि लाइटिंग हो। जब इसका वैल्यू निकालेंगे तो हम इसमें भी क्या करेंगे कि माइनस करेंगे, R1 रिप्लेस करेंगे R1 माइनस R2 और R2 को भी रिप्लेस कर देंगे R2 माइनस R3 में। तो जब रिप्लेस करेंगे तो हमारा वैल्यू आएंगे है ना 0 -1 है ना, उसके बाद हो जाएगा -2, हो जाएंगे 0 -1 और 3 माइनस लैम्डा 1 3 लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो हम 1 से जब ब्रेक करेंगे तो इसका वैल्यू आएंगे है ना -3 और प्लस लैम्डा और -2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से लैम्डा का वैल्यू आ जाएंगे हमको 5, लैम्डा का वैल्यू कितना आ गया 5। तो देख रहे हैं कि लैम्डा का 5 हमारा वैल्यू दो जगह है, यहाँ भी और यहाँ भी है, तो यानी कि हमारा एक और वैल्यू निकालना पड़ेगा है ना म्यू का वैल्यू, तो भी हमारा चेक होगा कि कौन सा वैल्यू आएगा। तो इसके लिए हम डेल 1 लिखेंगे ना, डेल 1। तो डेल 1 में देख रहे हैं कि डेल 1 का वैल्यू हमारा क्या आएगा कि डेल 1 के जगह पर हम कांस्टेंट लिखेंगे, तो कांस्टेंट हमारे कितने हैं 2 5 और म्यू, तो हम यहाँ लिखेंगे 2 5 म्यू। उसके बाद आगे वैल्यू हमारे सेम रहेंगे इस तरह है ना। तो फिर हम इस डिटर्मिनेंट को फिर डिटर्मिनेंट से ही सॉल्व करेंगे। हमारा जो वैल्यू है यहाँ पर 3 है ना 3,
तो इसको भी सॉल्व करेंगे हम, और इसका वैल्यू, तो देखिए लैम्डा का वैल्यू हम यहाँ पर रख लेंगे, तो लैम्डा का वैल्यू हम यहाँ पर 5 रखेंगे, तो del 1 का मान हमारा आएगा 2 5 म्यू 1 2 3 1 3 5, है ना। इस तरह क्वेश्चन को हम लिख लेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे हम, तो जब सॉल्व करेंगे तो या तो डायरेक्ट आप तोड़ सकते हैं या इसको ब्रेक करके। तो इसमें क्या करेंगे, 2 हम मल्टीप्लाई करेंगे तो शॉर्ट करते हैं ना, क्योंकि शॉर्ट हमको ध्यान देना है। ये और ये कैंसिल, हमारे वैल्यू आएंगे 10 - 9, फिर -1, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे 15 माइनस, पता नहीं चले कितना लिखा हुआ है, इसको देखते हैं। 15 माइनस 15, ये हो जाएंगे 25 ना, 25 माइनस ये और ये कैंसिल हो जाएंगे हमारे, तो 25 माइनस 3 म्यू, उसके बाद हमारे 1 लेंगे +1, तो ये और ये कैंसिल, हमारे वैल्यू आएंगे 15 माइनस 2 म्यू, है ना, 15 माइनस 2 म्यू इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखेंगे कि हमारा वैल्यू आएंगे -2 -25 प्लस 3 म्यू प्लस 15 माइनस 2 म्यू इज इक्वल टू 0। तो ये और ये वैल्यू जब म्यू और म्यू घटाएंगे तो हमारा वैल्यू सिर्फ म्यू हो जाएंगे। अब 15 और हमारा वैल्यू कितना हो जाएंगे, 15 प्लस 17 यानी कि +1 होंगे, +1, तो -25 प्लस 17 इज इक्वल टू 0, तो म्यू इज इक्वल टू हमारे वैल्यू आ जाएंगे 8। तो म्यू का मान 8 आया और हमारा वैल्यू जो आया लैम्डा का मान 5 आया, तो 8 और 5 हमारा ऑप्शन ए हो जाएंगे, है ना। तो इस तरह हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो मैट्रिक्स में हम देख रहे हैं डिटर्मिनेंट में कि हमारा वैल्यू ज़्यादा मैक्सिमम और इन्फिनाइट सोल्यूशन, मेनी सोल्यूशन और यूनिक सोल्यूशन, यही से क्वेश्चन आते हैं। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं कि इस तरह क्वेश्चन है ट्रिवियल सोल्यूशन और नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन क्या होते हैं। तो ट्रिवियल सोल्यूशन, नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन और होमोजेनियस इक्वेशन की बात करता है ना। तो होमोजेनियस इक्वेशन क्या होते हैं, होमोजेनियस इक्वेशन क्यों होते हैं कि जिसका कांस्टेंट हमारे 0 होते हैं, यानी कि कांस्टेंट नहीं होंगे, सिर्फ 0 होंगे। जिस तरह जैसे लिखा जाए a1x b1y प्लस c1z इज इक्वल टू 0, या a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू 0, या a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू 0। तो इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को बोलते हैं होमोजेनियस इक्वेशन। होमोजेनियस इक्वेशन, ठीक है। होमोजेनियस इक्वेशन में ट्रिवियल नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन का मतलब होता है कि अगर x y z, x बराबर y बराबर z अगर 0 आ जाए तो इसको बोलते हैं ट्रिवियल सोल्यूशन। 0 सोल्यूशन ही बोलते हैं इसको, ट्रिवियल सोल्यूशन, और इसको 0 सोल्यूशन ही बोला जाता है। अगर इसका मान 0 नहीं आए, ऑल ऑफ x y z नॉन जीरो, तो इसको बोलते हैं नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन, है ना। तो नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन में क्या हो गया कि नॉन जीरो ही बोलते हैं, इसको बोलते हैं नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन, नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। तो नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन मतलब 0 नहीं आएंगे। अब है कि बनाएंगे कैसे, तो हम यहाँ से देखते हैं कि हम डेल का वैल्यू जो लिखते हैं डेल, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3, है ना। तो अगर डेल का मान हमारा, डेल का मान है ना 0 आ जाए, डेल का मान क्या है 0, तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या चीज़, नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन, नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। यानी कि डेल का मान अगर 0 आ जाए तो इसको बोलते हैं नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। अगर डेल इज नॉट इक्वल टू 0 आए तो इसको बोलते हैं 0 सोल्यूशन या ट्रिवियल सोल्यूशन, ट्रिवियल सोल्यूशन और 0 सोल्यूशन इसी को बोलते हैं, है ना। इतना याद रखना।
तो एक क्वेश्चन इसी तरह हमारा है कि जैसे क्वेश्चन कहा गया है कि आप इसको बताइए कि हमारा वैल्यू जो है वो ट्रिवियल है कि नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन है। तो यहाँ दिए गया क्या है कि वैल्यू ऑफ के निकालिए फॉर द इक्वेशन, हमारे होमोजेनियस इक्वेशन के फॉर्म में लिखा हुआ है। इसको कह रहा है कि ये नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन है, तो नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन है तो के का वैल्यू क्या होगा। तो के का वैल्यू नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन के लिए हम डेल का मान 0 लेते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं कि डेल का वैल्यू जब हम निकालेंगे यहाँ से तो हमारा वैल्यू जो हो जाएंगे डेल का मान है ना, तो हो जाएंगे 3k - 2 और 1k 3 2 3 -4 है ना। तो इस तरह क्वेश्चन हमारे हैं। अब इसका डेल ट्रिवियल सोल्यूशन है, नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन, तो डेल इज इक्वल टू 0, डेल इज इक्वल टू 0। तो हम इसका वैल्यू 0 निकालेंगे। तो जब इसका वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा, 3 मल्टीप्लाई करेंगे हम है ना, -4k -9 और माइनस के लेंगे, और ये कैंसिल, -4 -6, फिर हम वैल्यू लेंगे -2, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, 3 - 2k इज इक्वल टू 0। हम यहाँ देख रहे हैं कि -12k -27 माइनस प्लस 10k हो जाएंगे ये, और -6 + 4k इज इक्वल टू 0 है ना। तो 14 - 12 यानी कि हमारे वैल्यू बचेंगे 2k, और माइनस ये हो जाएंगे 33 इज इक्वल टू 0। तो 2k इज इक्वल टू 33, तो k इज इक्वल टू हो जाएगा 33/2। तो इस तरह हम ट्रिवियल नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें ध्यान देना है कि हम 2-3 चीज़ याद रखेंगे, ट्रिवियल नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन है ना, और हम बताए थे कि इन्फिनाइटली सोल्यूशन होते हैं, तो इसमें डेल 1 डेल और डेल 2 सारे 0 हो जाएंगे, तो इन्फिनाइटली सोल्यूशन होते हैं। ओनली वन सोल्यूशन होने के लिए डेल नॉट इक्वल टू 0 होंगे, और डेल का मान 0 होंगे, एटलीस्ट वन ऑफ डेल 1 डेल 2 डेल 3 नॉन जीरो, तो वो हमारे नॉन जीरो सोल्यूशन होंगे, यानी कि नॉन जीरो होंगे, यानी कि इनकंसिस्टेंट जिसको बोलते हैं हम लोग। तो इसको ध्यान में रखेंगे ना। बाकी जो हम लोग पढ़े हैं पीछे मैट्रिक्स में, तो मैट्रिक्स में हम बहुत सारे छूट गए थे, जैसे ट्रांसपोज मैट्रिक्स का प्रॉपर्टी, तो उसको आज हम इसको कंप्लीट कर देते हैं। तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स बताए थे कि रो कॉलम को चेंज करेंगे तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स होता है। एक्सजॉइंट मैट्रिक्स भी बता दिए थे। एक्सजॉइंट मैट्रिक्स के कुछ प्रॉपर्टी हैं कि अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए इंटू एक्सजॉइंट ऑफ ए, या एक्सजॉइंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, आई यानी कि यूनिट मैट्रिक्स को प्रोडक्ट के बराबर होता है, ठीक है। दूसरा है कि अगर एक्सजॉइंट इंटू के हमारा कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट कोई संख्या होगा तो कांस्टेंट के साथ अगर लगा हुआ है एक्सजॉइंट, तो के को जैसे हम लोग बाहर निकालेंगे तो n हो जाते हैं, n-1 इंटू एक्सजॉइंट ऑफ ए हो जाते हैं। n-1 n क्या है, n जो होते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होते हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो जितने ऑर्डर का मैट्रिक्स रहेंगे उसमें से एक पावर में से एक बाहर हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए कि अगर मान लिया जाए कोई मैट्रिक्स है ए बी द एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3, देन है ना एक्सजॉइंट ऑफ 5 इंटू ए इज इक्वल टू वाट, इस तरह का रहेगा। तो जब एक्सजॉइंट मैट्रिक्स के अंदर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट जैसे ही 5 को बाहर निकालेंगे एक्सजॉइंट ऑफ ए हो जाएंगे, लेकिन हम देखेंगे ऑर्डर 3x3 है। 3x3 कहने का मतलब है कि हमारा जो ऑर्डर है 3x3 यानी कि 3 ऑर्डर का है। जब 3 ऑर्डर का है तो 3 - 1 लिखेंगे, यानी कि हम लिखेंगे 5 का स्क्वायर एक्सजॉइंट ऑफ ए, 5 का स्क्वायर यानी कि 25 एक्सजॉइंट ऑफ ए के बराबर हमारा आंसर आएंगे, ठीक है, क्लियर। तो हम इसका प्रॉपर्टी दे जानेंगे। आगे प्रॉपर्टी कि जब प्रोडक्ट रहता है, एक्सजॉइंट लगा हुआ रहे, प्रोडक्ट है तो बैक से चलता है, एक्सजॉइंट ऑफ बी इंटू एक्सजॉइंट ऑफ ए। जैसे एक्सजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इंटू सी लिखा हुआ है, तो एक्सजॉइंट ऑफ सी इंटू एक्सजॉइंट ऑफ बी इंटू एक्सजॉइंट ऑफ ए। अब है कि जब हम बात करते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ एक्सजॉइंट ऑफ ए,
तो डिटर्मिनांट एक ज्वाइंट का डिटर्मिनांट निकालना यानी कि डिटर्मिनांट ऑफ ए के पावर n-1 हो जाता है। n यहाँ भी कह सकते हैं कि n हमारा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होते हैं, मैट्रिक्स। तो जितना भी मैट्रिक्स का ऑर्डर रहे तो उसके पावर में से एक घटा देना है। जैसे मान लिया कि ए कोई मैट्रिक्स है और ऑर्डर कह दे, ऑर्डर अगर मान लिया जाए कि 3x3 ऑर्डर है, तो अगर हम इसका एक ज्वाइंट ऑफ ए का डिटर्मिनांट निकालेंगे तो यानी कि डिटर्मिनांट ऑफ ए के पावर 3-1 यानी कि डिटर्मिनांट ऑफ ए स्क्वायर का वैल्यू हमारा आएगा। तो पहले डिटर्मिनांट निकालेंगे, उसका वैल्यू को स्क्वायर कर देंगे, हमारा आ जाएगा। उसके बाद है एक ज्वाइंट और एक ज्वाइंट ऑफ ए। तो अगर ऐसा रहे तो इसका वैल्यू होते हैं डिटर्मिनांट ऑफ ए के पावर n-2 इंटू ए, है ना। एक मैट्रिक्स ही है और ये डिटर्मिनांट होते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन रहेंगे तो हम इसको प्रॉपर्टी से बना सकते हैं, ठीक है। फिर आगे हम चलते हैं इन्वर्स मैट्रिक्स पर। इन्वर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। तो इन्वर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स जब भी रहे इन्वर्स मैट्रिक्स, तो इन्वर्स तभी हो सकते हैं जब प्रोडक्ट आई के बराबर, आई यानी कि यूनिट मैट्रिक्स। यहाँ लिखा हुआ है कि ए इंटू बी इज इक्वल टू आई या बी इंटू ए इज इक्वल टू आई मैट्रिक्स हो, तो एक हमारा इन्वर्टेबल हो जाते हैं। तो इन्वर्टेबल यानी कि बी अगर इन्वर्स मैट्रिक्स है तो बी इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं ए इन्वर्स, है ना, इस तरह। यानी कि ए इंटू बी इज इक्वल टू आई है, तो जिसको इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो ए इन्वर्स हो जाएंगे, है ना। इस तरह हम समझ सकते हैं। तो जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि अगर कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है तो पूछ रहा है कि ए इन्वर्स का वैल्यू क्या होंगे, तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इफ़ ए मैट्रिक्स ए इज सच दैट 4a² प्लस 2a² प्लस 7a प्लस आई इज इक्वल टू 0। तो ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है और पूछ रहा है कि इन्वर्स मैट्रिक्स हमारे क्या आएंगे, ए इन्वर्स का वैल्यू क्या होंगे। तो जैसे हम पहले बता दिए थे कि इन्वर्टेबल के लिए हमारे इज इक्वल टू आई यानी कि यूनिट मैट्रिक्स के बराबर होने चाहिए। तो यूनिट मैट्रिक्स के बराबर करने के लिए हम यह कह सकते हैं कि 4a³ प्लस 2a² प्लस 7a प्लस आई, यानी कि इसका वैल्यू हम माइनस आई इधर कर देंगे, आई को उस साइड ट्रांसफ़र कर देंगे, इक्वल के अनदर साइड पर ट्रांसफ़र कर देंगे। अब यहाँ से ए कॉमन करेंगे तो 4a² प्लस 2a प्लस 7 इज इक्वल टू, अब यहाँ पर क्या कर देंगे, हम आई लिखेंगे और इस माइनस को इधर ट्रांसफ़र कर देंगे, तो हो जाएंगे। जैसे इसको इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो ए इन्वर्स इज इक्वल टू माइनस 4a² प्लस 2a प्लस 7। तो हम इसमें देख रहे हैं कि ऑप्शन में कहीं ऐसा है नहीं, तो ऑप्शन के साथ क्या करेंगे कि कांस्टेंट अगर आते हैं तो उसके साथ यूनिट मैट्रिक्स बनाने के लिए हम उसमें क्या लगाते हैं, यूनिट आई लगाते हैं, यानी कि 4a² प्लस 2a प्लस 7i, ये हमारे आंसर होंगे। तो ऐसे हम देख रहे हैं कि ऑप्शन हमारे बी दिख रहे हैं कि बी हमारे ऑप्शन है, ठीक है। इस तरह हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आगे है कि अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है और ये इन्वर्टेबल, यानी कि इन्वर्टेबल तभी होंगे जब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होंगे। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स दैट इज डिटर्मिनांट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0। डिटर्मिनांट ऑफ ए का मान 0 नहीं होना चाहिए, उसी को बोलते हैं हम लोग नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होने के लिए ए का मान नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। जैसे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है कि अगर कोई मैट्रिक्स है ये इन्वर्टेबल तभी होंगे तो लैम्डा का वैल्यू क्या होंगे, यानी कि इसका वैल्यू हमारा नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। हम यह कह सकते हैं कि ए नॉट इक्वल टू 0, तो ए यानी कि 1 2 3 4 5 6 3 लैम्डा 5 नॉट इक्वल टू 0। तो हम यहाँ से सॉल्व करेंगे, 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 माइनस 6 लैम्डा माइनस 2, है ना, 20 माइनस 18 प्लस 3 और 4 लैम्डा माइनस 15। अब इस डिटर्मिनांट को हम सॉल्व करना जानते हैं क्योंकि ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनांट हम सॉल्व करते हैं। तो 25 माइनस 6 लैम्डा माइनस 4 माइनस हमारे कितने होंगे वैल्यू, माइनस 2 इंटू, है ना, 2 हो जाएंगे वैल्यू, प्लस 12 लैम्डा और माइनस 45 इज इक्वल टू 0। तो लैम्डा और लैम्डा को ऐड कीजिए तो यहाँ से 6 लैम्डा हो जाएंगे और ये हो जाएंगे हमारे माइनस 49 और प्लस 25 इज इक्वल टू 0। तो 6 लैम्डा हमारे जो वैल्यू आएंगे माइनस 24 इज इक्वल टू 0।
तो 6 लैम्डा इज इक्वल टू 24 है ना, 6 लैम्डा इज इक्वल टू 24, तो लैम्डा इज इक्वल टू 24/6, तो 4 हमारे वैल्यू आएंगे है ना। तो लैम्डा का वैल्यू 4 होंगे, तो हमारे ऑप्शन में 4 नॉट इक्वल टू है ना, लैम्डा नॉट इक्वल टू होते हैं, तो नॉट इक्वल टू 4 हमारे ऑप्शन आएंगे। तो देखा जाए कि लैम्डा नॉट इक्वल टू 4 होंगे, क्योंकि सब में नॉट इक्वल टू लगेंगे ना, ठीक है, क्योंकि नॉट इक्वल टू होते हैं इसमें, तो नॉट इक्वल टू 4 यानी कि हमारे जो वैल्यू होंगे है ना, ऑप्शन हमारे ए हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ मिस्टेक हो गए थे, नॉट इक्वल टू यानी कि ए नॉट इक्वल टू 0 होते हैं। चलिए आगे है कि ए इंटू एक ज्वाइंट ऑफ ए, तो हम इन्वर्स मैट्रिक्स निकालने के लिए एक और फॉर्मूला जानते हैं कि पहले से हम लोग जानते हैं कि ए इंटू एक ज्वाइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई मैट्रिक्स होते हैं। तो ए इंटू एक ज्वाइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई मैट्रिक्स। तो आई मैट्रिक्स जैसे ही इसको इधर ट्रांसफर करेंगे और इसको यहाँ पर लाएंगे, तो एक ज्वाइंट ऑफ ए डिवाइड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू ए इन्वर्स। तो हम कह सकते हैं कि ए इन्वर्स का वैल्यू हमारे होते हैं एक ज्वाइंट ऑफ ए डिवाइड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए, लेकिन यहाँ ध्यान रखना है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 होने चाहिए, यानी कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होने चाहिए, तभी इन्वर्टेबल होगा, तभी हम इन्वर्स का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो कुछ फॉर्मूला पर भी निकाल सकते हैं, तो इसके लिए हमको पहले एक ज्वाइंट निकालने पड़ेंगे, तब हम इसको वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे अगर कोई मैट्रिक्स दे दिया जाए, ए का मान है ना 2 4 -1 3, और पूछे कि ए इन्वर्स का मान कितना है, ए इन्वर्स कितने हैं, तो ए इन्वर्स निकालने के लिए पहले हम इसका एक ज्वाइंट निकालेंगे, एक ज्वाइंट ऑफ ए। तो एक ज्वाइंट ऑफ ए निकालने के लिए हम शॉर्ट ट्रिक बता दिए थे कि इंटरचेंज द डायगोनल एलिमेंट्स, हम डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर देंगे और नॉन डायगोनल का साइन चेंज कर लेंगे, है ना, तो हमारे एक ज्वाइंट आ जाते हैं बहुत ही आसान तरीका से। अब यहाँ से हम डिटर्मिनेंट का मान निकाल लेते हैं, ए का डिटर्मिनेंट, तो देख रहे हैं कि 6 + 4 यानी कि वैल्यू हमारे आएंगे 10। तो ए इन्वर्स इज इक्वल टू एक ज्वाइंट ऑफ ए डिवाइड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए, है ना। तो एक ज्वाइंट ऑफ ए कहने का मतलब है कि डिटर्मिनेंट का वैल्यू 10 हो गए, एक ज्वाइंट का वैल्यू 3 - 4 1 2 हो गए, तो ये हमारे आंसर आ जाते हैं। तो इस तरह हम सॉल्व करते हैं। अगर हमारे थर्ड ऑर्डर का है तो थर्ड ऑर्डर के लिए हम कोफिशिएंट निकालेंगे, कोफिशिएंट करें कोफैक्टर निकालेंगे, सारे एलिमेंट्स का कोफैक्टर निकालेंगे और उसको ट्रांसपोज करेंगे, तो हमारे एक ज्वाइंट, जैसे कि पिछले हमने बताए थे कि अगर 3 ऑर्डर का है तो उस किस तरह एक ज्वाइंट निकाला जाता है, तो आपको देख के बना सकते हैं, ठीक है। तो हम आगे फिर चलते हैं, इसका प्रॉपर्टी, इन्वर्स का प्रॉपर्टी कुछ होते हैं इन्वर्स मैट्रिक्स का, कि ए इन्वर्स है और फिर डबल इन्वर्स करते हैं तो ए के बराबर ही हो जाता है ना, या कांस्टेंट इंटू ए के इन्वर्स मैट्रिक्स है तो 1/k इंटू ए इन्वर्स हो जाएंगे, ठीक है। ए इन्वर्स इंटू ए बराबर ए मैट्रिक्स होते हैं, ठीक है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इन्वर्स का वैल्यू हम कह सकते हैं 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए, या ऐसे लिखा जाता है 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए, है ना। ये कुछ प्रॉपर्टी होते हैं इन्वर्स मैट्रिक्स का, तो इस इन्वर्स मैट्रिक्स का कुछ प्रॉपर्टी हम लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है। या ऐसे कह सकते हैं कि ए ट्रांसपोज फिर इन्वर्स है, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ए इन्वर्स निकालने के बाद ट्रांसपोज कर सकते हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कुछ होते हैं हमारे डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी को, मैट्रिक्स में डिटर्मिनेंट का भी यूज कुछ हो जाता है, जिससे हम कह सकते हैं कि कोई भी मैट्रिक्स हो, जैसे आई का डिटर्मिनेंट, आई मैट्रिक्स इज द यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमेशा 1 ही आएंगे, है ना। अगर कहा जाए इस तरह कि ए इंटू बी का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी, तो इस तरह हम लोग प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। या ऐसे कर सकते हैं कि ए के पावर एम का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू ए डिटर्मिनेंट का पावर एम, है ना। और अगर डिटर्मिनेंट की बात करें कि कांस्टेंट इंटू ए का डिटर्मिनेंट, जब भी कांस्टेंट को बाहर निकालेंगे ए का डिटर्मिनेंट लिखेंगे तो कांस्टेंट के पावर एन हो जाते हैं। एन हमारे जो होते हैं एन यहाँ भी ऑर्डर होते हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए। तो जितना ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए रहे उतना पावर देते हैं कांस्टेंट पर। जैसे मान लिया जाए कि ए का ऑर्डर अगर दिया रहे ऑर्डर 2, है ना, ए का ऑर्डर 2 दिया हुआ है और कह दे कि 3 इंटू ए का डिटर्मिनेंट,
तो 3 कांस्टेंट को बाहर निकालेंगे तो जितना ऑर्डर है इतना पावर पर चला जाएगा, यानी कि हो जाएंगे 9 डिटर्मिनेंट ऑफ ए के बराबर। ठीक है, तो इस तरह हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उसके बाद है सॉल्विंग द लीनियर इक्वेशन बाय द यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। तो हम मैट्रिक्स मेथड से भी कुछ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, है ना। तो हमको कुछ ध्यान रखना पड़ेगा कि लीनियर इक्वेशन जो हमारे होते हैं उसको किस तरह हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो जैसे अगर लीनियर इक्वेशन की बात करें, जैसे हमारा 2 ऑर्डर का अगर 2 वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन अगर होते हैं तो इसको लिखते हैं a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2, है ना। तो इस तरह क्वेश्चन है, तो इसमें हम कह सकते हैं कि a का वैल्यू जो लेते हैं हम कोफिशिएंट ऑफ x लेते हैं और y लेते हैं, जैसे a1 a2 b1 b2, है ना। और हम b मानते हैं कांस्टेंट को, c1 c2 को, है ना। और वेरिएबल यानी कि x को हम लोग वेरिएबल मानते हैं, यानी कि एक्स वाई। तो हम इसको वैल्यू निकालते हैं कि हमारा जब x का वैल्यू निकालना है x इज इक्वल टू a इनवर्स b, इस फॉर्मूला का यूज करते हैं हम। a इनवर्स यानी कि इस मैट्रिक्स से हम इन्वर्स मैट्रिक्स निकालने के बाद मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद उसको हम एक्स वाई का वैल्यू निकालेंगे। जैसे आप देख सकते हैं कि एक क्वेश्चन हम ले रहे हैं, क्वेश्चन कहते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इफ, हमारा अगर इक्वेशन दे दे कोई 2 ऑर्डर का, है ना। तो 2 ऑर्डर का इक्वेशन अगर दे दे कि इफ द लीनियर इक्वेशन अगर इक्वेशन दिया रहा है x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, ये हमारे इक्वेशन दिए हुए हैं। तो इसमें कैसे हम वैल्यू निकालेंगे एक्स वाई का? ऐसे सिंपल सॉल्व करना तो जानते ही हैं, लेकिन हम सिर्फ मैट्रिक्स मेथड का यूज करके इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। तो मैट्रिक्स मेथड यूज करने के लिए हम यहाँ से देख सकते हैं कि इसका वैल्यू निकालेंगे ए का। ए क्या होता है? एक्स वाई का कोफिशिएंट होता है, 1 1 1 माइनस 1 लेंगे हम एक्स वाई का कोफिशिएंट। बी हमारे कांस्टेंट होते हैं, कांस्टेंट हमारे होंगे 4 2, और वेरिएबल जो होते हैं उसको मानते हैं एक्स, तो वेरिएबल हमारे होंगे एक्स वाई। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से ए इनवर्स निकालेंगे तो पहले हम एक ज्वाइंट निकालेंगे। एक ज्वाइंट निकालने के लिए हमको डिटर्मिनेंट ऑफ ए चेक करना पड़ेगा, है ना। तो जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए चेक करेंगे तो -2 हमारे डिटर्मिनेंट का वैल्यू आएंगे, है ना। तो जब -2 आएंगे तो हम यहाँ से एक ज्वाइंट निकालेंगे। एक ज्वाइंट ऑफ ए इज इक्वल टू होते हैं इंटरचेंज द डायगोनल एलिमेंट, चेंज द साइन ऑफ नॉन डायगोनल एलिमेंट। तो ये हमारे एक ज्वाइंट आ जाएंगे, और एक ज्वाइंट आ गए तो हम यहाँ से ए इनवर्स भी निकाल लेंगे। ए इनवर्स बराबर 1/-2, हमारा वैल्यू आ जाएंगे -1 -1 -1 1। ए इनवर्स निकल गए। अब यहाँ से हम देख रहे हैं कि जब हम फॉर्मूला लगाएंगे x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, तो x हमारे वेरिएबल होते हैं एक्स वाई। ए इनवर्स का वैल्यू आ गया -1/2 और -1 -1 -1 1, और b का वैल्यू हम लोग देख लेंगे कि b का वैल्यू कितना है। तो b का वैल्यू है 4 2। b का वैल्यू कितना है? 4 2। तो जब 4 2 यहाँ पर, अब इसका वैल्यू यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पर हो जाएगा -2x -2y, है ना। हमारा वैल्यू हो जाएगा कितना? -1 -1 -1 1 4 2, है ना। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम लोग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का यूज करेंगे। -2x -2y, है ना, इज इक्वल टू जब मल्टीप्लाई करते हैं तो बताए थे कि फर्स्ट मैट्रिक्स का हम रो लेते हैं तो सेकेंड मैट्रिक्स का कॉलम। मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 -2, फिर हो जाएंगे -4 + 2, है ना। तो यहाँ देख रहे हैं कि हमारा जो वैल्यू आएगा -2x -2y इज इक्वल टू -6 और -2, है ना। तो हम यहाँ पर लिखेंगे -2x इज इक्वल टू -6, तो हम माइनस माइनस कैंसिल और x का वैल्यू हमारे आएंगे 3, है ना। उसी तरह y का वैल्यू निकाल लेंगे, -2 लिखेंगे तो माइनस माइनस कैंसिल, 2 2 कैंसिल, तो y इज इक्वल टू हमारे बचेंगे 1, है ना। तो इस तरह हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चन आ गए। उसके बाद हमने ये आपको कंसिस्टेंस इनकंसिस्टेंस बता ही दिए हैं। अब है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होते हैं।
तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होते हैं कि अगर मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है तो A इंटू ए ट्रांसपोज को मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारा I आना चाहिए, I यानी कि यूनिट मैट्रिक्स आना चाहिए हमें। यूनिट मैट्रिक्स अगर आ गए तो वो हो जाते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो कभी कभी ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं कि एक बार क्वेश्चन, इफ़ A इज ए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स देन A इनवर्स इज व्हाट, A इनवर्स का वैल्यू क्या होंगे। तो हम लोग क्या जान रहे हैं कि A इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू I मैट्रिक्स। अभी हमने बताया था कि जिसको इंटरचेंज कर देंगे, ये इसको इधर भेजेंगे हम, तो ये इन्वर्स हो जाएंगे, यानी कि A डैश यानी कि A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A इन्वर्स। तो A इन्वर्स इज इक्वल टू A ट्रांसपोज, हमारा ऑप्शन आएंगे। इस तरह क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये हमने बताया था आज मैट्रिक्स के बारे में और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, तो इसको ध्यान में रखिएगा। और ये हमारे मैट्रिक्स ख़त्म भी हो गए और साथ में कुछ क्वेश्चन भी हम बता दिए, तो आप लोग इसको फिर से देख लीजिएगा क्योंकि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके बाद हम अगले लेक्चर पे मिलते हैं। अगले लेक्चर में हम ज़्यादा करेंगे डिटरमिनेंट